गीतांजलि वेट्स धीरज शाह। ये कहानी अदालत का दूसरा भाग है। शालिनी के ऊपर अपने पति भैरव सिंह की दूसरी पत्नी को मारने का मुकदमा चल रहा था, पर शालिनी की दोस्त गीतांजलि और उसके पति धीरज शाह ने सच ढूंढ निकाला और असली खूनी भैरव सिंह ही निकला। भैरव सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई और शालिनी को उसका बच्चा बॉबी वापस मिल गया। ये कहानी धीरज शाह और गीतांजलि की है। क्या कर रही हो शालिनी? सूटकेस क्यों लगा रही हो? वैसे ही एक बार पापा मम्मी के घर देखने का मन किया। मुद्दतों से वहां ताला लगा हुआ है। पड़ोस के शर्मा जी और गुप्ता जी से बोलकर आई थी कि अगर कोई अच्छा खरीदार मिले तो मुझे सूचित करें। कल शर्मा जी का फोन आया था, कह रहे थे 2-3 अच्छे ग्राहक मिले हैं, 1.5 से 2 करोड़ के बीच दाम लगा रहे थे। सोच रही हूँ मकान को बेचकर कुछ बॉबी के नाम से जमा कर दूं और बाकी फिक्स डिपॉजिट कर दूं। कल भैरव सिंह को फांसी लगनी है, उसके बाद चली जाना। आज तुम लोग धीरज के साथ भैरव सिंह से मिलने गए थे, क्या कह रहा था? गीतांजलि, अंत समय में आदमी में बहुत परिवर्तन आ जाता है। अपने किए पर बहुत पश्चाताप कर रहा था। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बॉबी के नाम कर दी है और मुझे उसका ट्रस्टी बना दिया है। कह रहा था बॉबी को कभी उसकी असलियत मत बताना। मुझसे कह रहा था भूल जाना, मुझे कभी याद मत करना कि तुम्हारे जीवन में कोई राक्षस आया था। जब हम लोग आने लगे तो फूट फूट कर रोने लगा। मुझे उस इंसान की याद आई जिससे शायद मैंने कभी प्यार और शादी की थी। सच पूछो तो गीतांजलि, मैं तो आशा ही छोड़ बैठी थी, लेकिन धीरज शाह ने अंत तक आशा नहीं छोड़ी। अंत समय में उन्होंने बाजी पलट दी। उन्होंने मुझे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। धन्य हो तुम जो तुम्हें धीरज शाह जैसा जीवन साथी मिला है। तुम लोग की तो लव मैरिज थी ना? यही समझ लो शालिनी, हमारे प्यार की शुरुआत नोक झोंक लड़ाई झगड़े से हुई थी और बाद में प्यार में तब्दील हो गई। तुम्हारी ही तरह धीरज ने मुझे भी मौत के मुंह से बचाया था। दरअसल उसे एक अजीब सा जुनून है। वह अंतिम क्षणों तक हार नहीं मानता। अपने सच्चे मुवक्किल को बचाने के लिए धीरज किसी भी हद तक जा सकता है। क्या हुआ? मुझे अपनी कहानी सुनाओ ना। अरे फिर कभी फुर्सत में सुनाऊंगी। इससे ज्यादा फुर्सत कम मिलेगी। घर का सारा काम भी निबट चुका है, बॉबी सो गया है, जल्दी तो उठने वाला है नहीं। सुनाओ ना प्लीज। आज का दिन बहुत डिप्रेसिंग सा रहा है। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे अच्छी नींद आ जाएगी। तुम और धीरज दुनिया में मेरे सबसे पसंदीदा कपल हो। ठीक है तो सुनो, मैं तुम्हें फ्लैशबैक में ले चलती हूँ। धीरज के परम मित्र आकाश के विवाह का अवसर था। आकाश की दुल्हन आकृति के डैडी उन दिनों भूटान एम्बेसी में कार्यरत थे। आकाश मेरे मामा जी का लड़का है, यानी मेरा भाई है। मामा जी का अहमदाबाद में साड़ियों घाघरा चोली का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। मामा जी ने भूटान में 3 बहुत बढ़िया होटल 10 दिन के लिए बुक करा लिए थे। उन दिनों धीरज लंदन में कानून की पढ़ाई करने गया हुआ था। फाइनल का नतीजा काफी बढ़िया आया। धीरज इंडिया आने का प्रोग्राम बना ही रहा था कि उसे आकाश का फोन आया। आकाश ने बताया कि वह विवाह कर रहा है और धीरज को पहली फ्लाइट से भूटान आने का न्योता दे दिया। जोश और उत्साह से भरा धीरज आकाश की शादी में हिस्सा लेने तुरंत ही भूटान के लिए रवाना हो गया। दोनों दोस्त बड़ी गर्मजोशी से मिले। आकाश ने कहा, मुझे तो आशा ही नहीं थी कि तू इतनी जल्दी आ जाएगा। चल, अब आ गया है तो उस शादी का पूरा चार्ज तेरे पास ही रहेगा। आजा बैठ, चाय पी ले, फिर उसके बाद मैं चलकर तुम्हें सारे होटल दिखा देता हूँ जो हमने किराए पर लिए हैं। चाय पीने के बाद आकाश धीरज को होटल दिखाने ले गया। आकाश ने बताया, देखो ये दोनों होटल आमने सामने हैं। इनके कमरों की चाबी तुम्हारे पास रहेगी। तुम अपने हिसाब से आने वालों को अलॉट कर देना। और हाँ, एक और जरूरी काम है। कल मेरे मामा जी की बेटी गीतांजलि आ रही है। उसे तुम्हें ही पिक करने एयरपोर्ट जाना होगा।
अरे भाई, लेकिन मैं गीतांजलि को पहचानूंगा कैसे? एक पोस्टर बनाकर मैं तुम्हें दूंगा, एयरपोर्ट के बाहर उसे लेकर खड़े हो जाना, वह खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। मैं उसे पहले ही तुम्हारे बारे में बता चुका हूँ। वैसे गीतांजलि बहुत स्मार्ट, 5 फुट 5 इंच लंबी और देखने में बहुत ग्रेसफुल लगती है। तू उसे देखते ही पहचान लेगा। आफ्टर ऑल लंदन से बैरिस्टर बन के आया है मेरा दोस्त। ठीक है बेटा, तेरे लिए ड्राइवरी भी करूंगा, पर कहीं गीतांजलि मुझे ड्राइवर न समझ ले। ठीक है बेटा, तेरी सिस्टर को ले आऊंगा वहां से, लेकिन अब तू ये देवानंद बनना छोड़ दे और सीधा जॉनी वॉकर बन जा, क्योंकि अब तेरी शादी होने जा रही है। धीरज एयरपोर्ट के बाहर खड़ा होकर सभी निकलने वालों को, खासकर लड़कियों को गौर से देख रहा था। तभी हवा का ताजा झोंका आया। एक बहुत ही स्मार्ट सी सुंदर लड़की टॉप और जीन्स में 2 भारी सूटकेस ट्रॉली पर लेकर आती दिखी। उसके खुले हुए लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। धीरज के मन ने कहा, काश यही गीतांजलि हो तो सफर हसीन बन जाए। धीरज के शायर मन से एक आवाज आई, एक उम्र गुजरी बेचारी में, तब तुम नजर आए। छोड़ा घर भार हमने, किस्मत आजमा के आए। अब आए हो तो बेजार को सहारा सा मिला है, इस थकी अकेली नाव को किनारा सा मिला है। और वह लड़की मैं ही थी। वाह बेटा, अपने मुझसे अपनी ही तारीफ। अरे यार, वो कहानी ही क्या जिसमें थोड़ा एक खूबसूरत लड़की ना हो। खैर, मैं सीधे धीरज के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, ये सामान उठा लो। धीरज ने मनी मन कहा, अच्छा, तो इसका मतलब ये मुझे ड्राइवर समझ रही है। धीरज ने मुझे गुड मॉर्निंग किया और मेरे दोनों ट्रॉली सूटकेस सरकाते हुए गाड़ी पार्किंग की और चल दिया। मैं कार के पीछे का गेट खोलकर बैठने लगी। धीरज ने टोकते हुए कहा, हेलो 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 मैडम, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, आकाश का दोस्त हूँ, शराफत से आगे बैठिए। लेकिन देखने में तो बिल्कुल ड्राइवर ही लग रहे हो। तो आप कौन सा, बड़ी स्मार्ट और ग्रेसफुल लग रही हैं। तो फिर एयरपोर्ट पर मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे थे? जैसे पहले कभी किसी लड़की को देखा ही ना, ऐसे घूर के देख रहे थे मुझे। अरे भाई, वो आकाश ने कहा था गीतांजलि बहुत स्मार्ट और ग्रेसफुल है, वही देख रहा था कि उसे तुम किधर से ग्रेसफुल और स्मार्ट नजर आई। चलो, बेकार में समय बर्बाद मत करो। अच्छा चलिए, तो बैठिए। और हाँ, एक बात और बता दीजिए, क्या शादी के बाद आप भूटान में ही बस जाएंगी? क्यों ऐसे बेकार के सवाल कर रहे हो? नहीं नहीं, इतने बड़े बड़े 2 सूटकेस देखकर मेरे दिल में ख्याल आया। तो आपके मन में बेकार के ख्याल भी आते? अच्छा होता भैया, आपकी जगह किसी और को भेज देते। अब चलिए भी, शादी की तैयारी देखने का बहुत मन कर रहा है। शालिनी उस समय तो मुझे लगा कैसा अकड़ू बदतमीज आदमी है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपकी शादी होने जा रही हो। बेकार की बातें बहुत करते हैं मिस्टर धीरज शाह। भैया ने आपके बारे में मुझे बता रखा है कि वह मुझे एयरपोर्ट से लेने के लिए एक लंदन रिटर्न बैरिस्टर को भेज रहे हैं। कह रहे थे बस एक कमी है उसमें कि पकाता बहुत है, कुछ ज्यादा ही उत्साही है। नहीं नहीं, आकाश मेरे बारे में ऐसी बात कर ही नहीं सकता। वास्तव में गीतांजलि, मैं कल रात ही भूटान आया हूँ। आते ही हम लोग शादी की तैयारी के बारे में बात करने लगे। तमाम इधर उधर की बातें हुई, सोते सोते 1 बज गया और सुबह आपको लेने चल दिया। इसलिए नींद आ रही है, इसलिए आपका मनोरंजन कर रहा हूँ ताकि नींद ना आए। अब ये तो मुझे ही मालूम है कि आप मनोरंजन कर रहे हैं या मुझे बोर कर रहे हैं। अगर वाकई नींद आ रही है तो क्या ड्राइविंग मैं करूं? अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, मुझे अभी थोड़ी सी और दुनिया देखनी है, और फिर आकाश भी बुरा मानेगा। चलिए चलते हैं, सीट बेल्ट बांध लीजिए, यह भारत नहीं भूटान है। ठीक है, बांध रही हूँ, पर आप मुझे कम देखिए और गाड़ी चलाने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आराम से चलाइए, ज्यादा तेज चलाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ी रास्ते हैं। मैं हरे भरे पर्वतों को देख रही थी। हरे भरे पहाड़ों पर गिरती सूरज की किरणें एक मनोरम दृश्य उत्पन्न कर रही थी।
लग रहा था सपनों की दुनिया में आ गए। अनायास ही मेरे मुख से निकला, कितने अद्भुत दृश्य हैं। अभी तो कुछ नहीं गीतांजलि जी, असली सुंदरता तो आगे आने वाली है। इसलिए इतने पर्यटक भूटान घूमने आते हैं। शायद आपको मालूम न हो, भूटान का असली रोजगार सैलानियों पर ही निर्भर करता है। सैलानी ही यहाँ के खजाने को हरा भरा रखते हैं। भूटान में न तो कोई कारखाना है, न ही कोई काम। यहाँ के लोग सैलानियों की देखभाल के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करते। भूटान में बहुत अच्छे अच्छे पिकनिक स्पॉट है और मैं आपको सारे पिकनिक स्पॉट दिखाऊंगा। अरे वैसे बाय द वे, क्या हम लोग भूटान पिकनिक स्पॉट देखने आए? शायद कोई शादी भी तो है यहाँ पर जिसमें हम शामिल होने के लिए आए हैं। कार चलाने में ध्यान रखिए मिस्टर, मुझे कोई पिकनिक स्पॉट नहीं देखना। अरे मैं तो आपकी वजह से कह रहा था। मैं तो पहले भी 3 बार भूटान आ चुका हूँ और सारे पिकनिक स्पॉट देख चुका हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल कार चलाइए आप। उसके बाद जो हुआ शालिनी, ओफो, वो मेरी जिंदगी का मौत से पहला साक्षात्कार मान लो। और पहली बार जब धीरज ने मुझे बताया, कार चलाते चलाते अचानक बहुत तेजी से डिसबैलेंस हुई और दाईं ओर खाई की तरफ मुड़ गई। धीरज ने भी पूरी जोर से ब्रेक मारी और बार बार कार को खाई में गिरने से बचा लिया। मैं बहुत तेज से चीखी। धीरज ने तुरंत कार को बंद कर दिया। मैं बुरी तरह से धीरज पर बिगड़ने लगी। जब गाड़ी चलाने नहीं आती तो लेकर क्यों निकले, अभी दोनों मरते ना। मैं उसको उल्टा सीधा बोलने लगी। धीरज तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा और देखा अगला पहिया पंक्चर हो गया था। मैडम नीचे आ जाइए, और डांटना ही है तो आकाश को डांटिएगा। देखिए अगला पहिया पंचर हो गया है, इसमें मेरी क्या गलती है? पंचर होने की वजह से कार डिसबैलेंस हो गई। अब माफी मांगिए मुझसे। माफी? माफी किस बात की? अभी तो आप दोनों की लाइफ का ही दी एंड कर रहे थे। शालिनी फिर मैंने कुछ सोच कर कहा, तो अब हम क्या करेंगे? अरे करना क्या है, आकाश को फोन करेंगे, वह दूसरी गाड़ी भेजेगा। तब तक इन हसीन वादियों का अवलोकन करेंगे। क्या मतलब? कब भैया दूसरी गाड़ी भेजेंगे? कब वो यहाँ आएगी? क्या आपको पहिए के 4 पेच खोले नहीं आते? देखिए डिक्की में स्टेपनी होगी, इस पंचर टायर को निकालकर स्टेपनी लगा दीजिए। क्या आपको इतना सा काम नहीं आता? आप तो मैडम ऐसे कह रही हैं जैसे टायर बदलना बहुत ही आसान काम हो। आप जितना आसान काम समझ रही हैं उतना आसान काम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप साथ देने का वादा करें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। टायर बदलने में भला मैं क्या मदद करूंगी आपकी? बस आप मेरी तारीफ करती रहिए और आकाश को फोन करके बता दीजिए कि हम लोग यहाँ फंस गए हैं, थोड़ी देर लग जाएगी। जितने में मैं फोन पर बात करती रही, धीरज ने टायर बदली कर दिया और कहा, चलिए मैम आइए, टायर बदली हो गया, आइए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। धीरज मुझे वह खाई दिखाने ले गया जहाँ कार गिर सकती थी। अगर सही समय ब्रेक ना लगे होते, मैंने झांक कर देखा, मेरे मुंह से निकला, ओ माय गॉड, अगर गिर जाते तो हमारी तो हड्डियां भी नहीं मिलती। धन्यवाद करिए मेरी कुशल ड्राइविंग का कि आपको बाल बाल बचा लिया। अब बैठिए कार में। आकाश को फोन कर दिया आपने? अभी कर रही हूँ। अभी तक तो मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। यानी आधे घंटे से आप अपने फ्रेंड से बात कर रही थी? काम का फोन तो किया नहीं, बेकार की गप्पे मार रही थी अपनी सहेली से। आप लड़कियों में यही एक नुक्स है। आपको पता भी है मैं काम की बातें ही कर रही थी या बेकार की? मिस्टर, बहुत काम की बातें हो रही थी मेरी अपनी सहेली से। थोड़ी दूर के बाद एक रोड साइड कैफेटेरिया पड़ा। धीरज ने गाड़ी को वहां रोक दिया और बोला, वहां तो आपको बहुत ऑयली ब्रेकफास्ट मिलेगा, क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक एक कप कॉफी और तंदूरी पाव का आनंद ले लें। मैं जब भी भूटान आता हूँ यहीं ब्रेकफास्ट करता हूँ। पता नहीं आप कैसे आदमी हैं, कभी भी कहीं भी कार रोक देते हैं। मुझे नहीं करना यहाँ पर किसी तरह का ब्रेकफास्ट, सीधे होटल चलिए, जैसा भी होगा वहीं खाएंगे। अरे गीतांजलि जी, मान जाइए मेरी बात।
ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे कुछ खाने पीने में। होटल पहुंचने में अभी 2 घंटे से कम नहीं लगने वाले। ठीक है, आप बैठकर खाइए, मैं इतने वॉशरूम होकर आती हूँ। धीरज वेटर को सेट कर लिया, 2 कॉफी और 2 तंदूरी पाव का ऑर्डर दे दिया। मैं आकर बैठी तभी वेटर ऑर्डर का सामान ले आया और मेज पर लगा दिया। वेटर कहने लगा, साहब, आप बहुत दिनों बाद आए। इस बार तो आप मेम साहब के साथ आए हैं। लगता है यहाँ हनीमून मनाने आए हैं। धीरज कुछ कहने ही वाला था कि मैंने कहा, हनीमून पर नहीं भैया, हम लोग यहाँ रक्षाबंधन मनाने आए। ये मेरे मुंह बोले भाई हैं। अरे कमाल है, मैं आपका मुंह बोला भाई हूँ और मुझे पता तक नहीं। खैर छोड़िए, आप नाश्ता कर लीजिए। मैं पहले ही कह चुकी हूँ ना, मुझे बिल्कुल नहीं खाना। अच्छा कॉफी तो पी लीजिए, बेकार जाएगी। अरे मुझे कुछ नहीं खाना पीना, मैं आपकी तरह भुक्कड़ नहीं हूँ। चलिए आपकी जैसी इच्छा। वैसे नाश्ता है बहुत यम्मी। वेटर प्लीज इनके नाश्ते को रास्ते के लिए पैक कर दो। जाने मन जाने मन जाने मन, मेरे 2 नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने। एक विदेशी जोड़ा वहाँ आपस में प्यार कर रहे थे। मुझे गौर से उनको देखते हुए धीरज ने कहा, चला जाए, ये लोग तो बेशर्म है, ऐसे ही लगे रहते हैं आपस में। मिस्टर, मैं उन लोगों को नहीं देख रही, उनके बगल में रखा फिश एक्वेरियम देख रही थी। वह तो मुझे ही पता है कि आप क्या देख रही थी। होटल का रास्ता काफी लंबा था, मुझे भी अब भूख लगने लगी थी। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने पैक किया और नाश्ता खोल लिया। एक बार धीरज की ओर देखा, हल्का सा झेप कर मुस्कुराई और फिर तंदूरी पाव खाने लगी। धीरज ने पूछा, टेस्टी है ना? मैं कुछ नहीं बोली, बस से हिला दिया। काफी देर और चलने के बाद मैंने पूछा, इतनी देर हो गई, कब आएगा होटल? बस अब आ गया समझिए। वह सामने जो पहाड़ दिख रहा है बस उसके पीछे असली भूटान है। एयरपोर्ट से तो बहुत दूर है। हाँ वैसे तो केवल 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन घुमावदार रास्ते होने की वजह से दूर लगता है। वो देखिए सामने सजावट दिखाई दे रही है, वही हमारी मंजिल है। कहिए कैसी रही मेरी ड्राइविंग और कैसा रहा आपका सफर? ड्राइविंग बिल्कुल बकवास, और सफर का तो कुछ कहिए ही नहीं। सफर तो मेरा बिल्कुल बोर रहा। आकाश ने आकर मुझे रिसीव किया और बोला, कैसी हो गीतांजलि, कैसा रहा तुम्हारा सफर? इतनी देर कैसे हो गई तुम लोगों को? अरे भैया, सफर तो बड़ा अच्छा होता अगर आपने इन चैटर बॉक्स धीरज को की जगह किसी और को भेजा होता। रास्ते में ये कभी भी चुप नहीं रहे, सारे रास्ते चक 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 करते रहे, और एक जगह तो बंदे ने बिल्कुल मरवा ही दिया होता। 5 इंच से जिंदगी बची है, वरना सीधे खाई में गिर गए होते। धीरज जो डिक्की से सामान उतरवा रहा था कहने लगा, यार सुन, पहले तो यह मुझे ड्राइवर की तरह ट्रीट करने लगी, फिर सीधे हाथ का टायर पंचर हो गया और गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। इसमें मेरी क्या गलती है? रास्ते में कहने लगी भूटान में कौन कौन से पिकनिक स्पॉट हैं मुझे सब देखने हैं। मैंने इससे कहा, भाई तुम शायद शादी भी अटेंड करने आई हो या केवल पिकनिक स्पॉट देखने आई हो? बस इसी बात पर सारे रास्ते लेक्चर देती आई है। भैया ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब बातें अपने मन से बना रहे हैं। मैं जानता हूं अपने दोस्त को, और अब तो यह एडवोकेसी करने जा रहा है, और एडवोकेट का तो झूठ बोलना प्रथम गुण होता है। क्या यार आकाश, तू भी अपनी बहन का साथ दे रहा है। तुम नहीं कह रहे थे कि 10 दिन के लिए तुमने सब लोगों को इसलिए बुलाया है कि सब भूटान के प्राकृतिक रंगीन नजारों का आनंद ले सकें? हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ भाई। मैरिज 8 तारीख की है, आज क्या तारीख है? 2। 10 के करीब हमारे पास गाड़ियां हैं, जी भर के घूमो भूटान, ताकि हमेशा तुम्हें मेरा विवाह तो याद रहे। ठीक है तो गीतांजलि और मैं कल ही निकल जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पर। टाइगर हिल देखेंगे और वह गौतम बुद्ध की चोटी देखेंगे जो यहाँ से दिख रही है, उसे देखने जाएंगे। क्यों, क्या कहती हो गीतांजलि? क्या मजाक की बात है, तुम्हारे साथ तो लॉन्ग ड्राइव पर? ना बाबा ना, तुम्हारे साथ तो मैं एक होटल से दूसरे होटल भी ना जाऊं, और तुम बात कर रहे हो एक साथ टाइगर हिल देखने की।
लड़ने के बाद तुम लोग डिसाइड कर लेना कि कौन किसके साथ जाएगा। फिलहाल तो कुछ खा पी लो, इसके बाद धीरज तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगा। चलिए, मुझसे फ्रेंडशिप का आपको यह तो फायदा होगा कि आपको बेस्ट होटल में वीआईपी सूट दिया जाएगा। होटल की तरफ जाते हुए धीरज ने कहा, देखिए यह वह हाल है जिसमें सारे फंक्शन किए जाएंगे। इसी के पास में मैं आपको एक रूम दिला देता हूँ, फंक्शन हॉल के पास में रहेगा। जब आप थक जाएं आके अपने रूम में आराम कर लिया। क्यों, ठीक है ना? वह तो मैं रूम देखकर ही बताऊंगी कि अच्छा रहेगा कि नहीं। धीरज जानबूझकर मुझे एक छोटे से रूम में ले गया जिसमें फंक्शन का सारा सामान रखा जाता है। वहां पर एक टूटा हुआ पलंग और एक छोटी सी मेज पड़ी हुई थी। रूम दिखाते हुए धीरज ने कहा, देखिए है ना 5 स्टार होटल का 5 स्टार रूम। हाँ, आपके लिए बिल्कुल सही है। अब मेरा रूम भी दिखा दीजिए। अरे यही तो है आपका रूम, क्यों पसंद नहीं आया क्या? देखिए मिस्टर धीरज, आप होंगे लंदन रिटर्न बैरिस्टर, लेकिन मैं ज्यादा मजाक बर्दाश्त नहीं करती हूँ। सीधे से कमरा दिखाइए, नहीं तो मैं अभी आकाश भैया के पास जा रही हूँ। अच्छा सॉरी भैया, आइए, यह 212 नंबर यह आपका रूम है और इसके बगल वाला रूम आपके मम्मी पापा को दिया जाएगा जब वे भूटान आएंगे। रूम नंबर 212 वास्तव में बहुत अच्छा, बड़ा और लग्जरी रूम था। हाँ, यह रूम ठीक है। अब आप अपने रूम में चले जाइए। देखिए पलंग का एक पाया टूटा हुआ है और कुछ ईंट ले जाइए, पाए की जगह लगा लीजिएगा, वरना रात में नीचे गिर सकते हैं। सही सलाह दे रही हैं मुझे, लेकिन मेरा रूम यहाँ नहीं, दूल्हे के रूम के पास में है। अच्छा, काफी फैमिलीज आ गई हैं। मैं सोच रहा था कि शाम को बड़े हॉल में गेट टुगेदर कर लें, सबका एक दूसरे से परिचय हो जाएगा और हम इन 6-7 दिनों का प्रोग्राम डिस्कस कर लेंगे। हाँ, आइडिया बुरा भी नहीं है। तो ठीक है, हम लोग शाम को मिलते हैं। हाँ, शाम को 10-12 परिवार और आकाश के कुछ मित्र आ चुके थे। सब लोग शाम को हॉल में मिले। आपस में सब लोगों ने एक दूसरे से परिचय किया और हफ्ते भर का प्रोग्राम तय किया। धीरज ने सभी छोटे बच्चों से दोस्ती कर ली थी। उसने सबको चॉकलेट और बिस्किट खाने को दिए। बच्चों को भी धीरज का स्वभाव बहुत पसंद। अगले दिन गाड़ियों में सब लोग टाइगर हिल्स और चोटी पर बनी गौतम बुद्ध की मूर्ति को देखने के लिए होटल में से चलने के लिए एकत्रित हुए। सब बच्चे अपने प्रिय भैया धीरज की कार में बैठ गए। धीरज ने बच्चों से कुछ कान में कहा और सारे बच्चे मुझे अपनी कार की ओर खींचने लगे। आप हमारे साथ चलिए दीदी, आप हमारे साथ चलिए। मैंने कहा, बच्चों मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठना चाहती हूँ, पर बच्चे नहीं माने और जबरदस्ती मुझे धीरज की कार में बिठा ही दिया। धीरज जिस कार में बैठा था वो ऊपर से खुली हुई थी। मैंने नाखुश होते हुए धीरज से कहा, मैं जानती हूँ बच्चों में चाबी आप भर रहे हैं। बहुत कमाल सुस्त किए आप। अरे भाई, मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा हूँ, मैं कैसे बच्चों में चाबी भर सकता हूँ? बोलो बच्चों, क्या मैंने तुम्हें किससे कुछ कहा? नहीं ना? देखिए सारे बच्चे मना कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपका लक अच्छा है, आपको बेस्ट कार और सबसे कुशल चालक की गाड़ी में बैठने का मौका मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यह आपके पिछले जन्मों का अच्छे कर्मों का फल है। मुझे लग रहा है मुझे मेरे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। एक एक कर 4 गाड़ियां धीरज की कार से आगे चल रही थी। बच्चे शोर मचा रहे थे, भैया इन्हें पीछे कर दो और तेज चलाओ, भैया और तेज, भैया और तेज। जैसे ही धीरज की कार को पछाड़ता, बच्चे जोर जोर से शोर मचाते, वाऊ हमारी कार आगे हो गई, भैया अब इस नीली गाड़ी को पिछाड़ो। मैंने जोर से कहा, क्या कर रहे हो धीरज? बच्चों के साथ तुम भी बच्चा बन रहे हो क्या? आराम से गाड़ी चलाओ, नहीं तो मुझे यहीं उतार दो, मैं तुम्हारी बकवास ड्राइविंग देख चुकी हूँ। बच्चे कहने लगे, दीदी प्लीज, भैया बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, कल हम रात को बाजार लेकर गए थे। बस दीदी 2 गाड़ी बची है, इन्हें पछाड़ लेने दीजिए, फिर हम कुछ नहीं करेंगे। थोड़ी देर में धीरज की कार सबसे आगे हो गई। बच्चे बड़े प्रसन्न हुए, पीछे वाली गाड़ियों को अंगूठा दिखा रहे थे। धीरज ने मुझसे कहा, देखिए कितनी शानदार गाड़ी चलाई मैंने। अरे रहने दीजिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू ना बनो, तुम्हारा नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। अच्छा सच? इतनी अच्छी गाड़ी चलाता हूँ मैं?
नो, तुम्हारा नाम बकवास गाड़ी चलाने वालों में दर्ज होना चाहिए, समझे भाई। टाइगर हिल पर तय हुआ कि बच्चे वहीं पार्क में खेलेंगे और कुछ अंकल आंटी जो बिल्कुल टाइगर हिल पर नहीं जाना चाहते थे वह इन बच्चों की देखभाल करेंगे। कुछ लोगों ने घोड़े पर जाना तय किया, कुछ कम उम्र के जवान लड़के लड़कियों ने ट्रैकिंग कर टाइगर हिल पर जाने का निश्चय किया। धीरज ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे सुनिए गीतांजलि जी, आप रहने दीजिए, आपसे ना हो पाएगा। आप यहीं जाकर बच्चों के साथ लुका छुपी खेलिए। ट्रैकिंग करना आप जैसे लोगों का काम नहीं, बड़ा ऊंचा पहाड़ है, आप जैसी नाजुक लड़की के बस की बात नहीं है। आपसे पूछा किसी ने क्या? आप मेरे विषय में निर्णय लेने वाले होते कौन है? मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आपसे पहले टाइगर हिल पर चढ़कर दिखाऊंगी। यह तो बहुत अच्छी बात है, चलिए देखते हैं। ट्रेनर्स ने सभी ट्रैकिंग करने वालों को हुक से बांध दिया और एक बेल्ट से उसके दूसरे साथी को भी जोड़ दिया ताकि कोई हादसा ना होने पाए। चढ़ने में मैंने वास्तव में काफी फुर्ती दिखाई। कम वजन होने के कारण मैं काफी तेजी से ट्रैकिंग कर रही थी। धीरज काफी पीछे रह गया था। जब टाइगर हिल्स दिखाई देने लगी, बस थोड़ा सा फासला रह गया, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया। अब तो याद भी नहीं किस चीज से फिसला था। मेरी बड़े जोर से चीख निकली जो औरों के साथ धीरज को भी सुनाई दी। हुक में बंधे होने के कारण मैं हवा में झूल रही थी और सच बताऊं शालिनी, ये तो मौत से मेरा दूसरा साक्षात्कार था। धीरज ने तुरंत अपनी बेल्ट में बंधी मेरी बेल्ट को अपनी ओर खींचा, जिससे मैं पहाड़ के निकट आ गई। मैंने पहाड़ को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन मेरे चेहरे पर आए भाव और पसीना साफ बयां कर रहा था कि इतनी ऊंचाई पर हवा में लटकने के कारण मैं काफी पशोपेश में पड़ गई थी। कुछ पल आराम करके मैं पुनः टाइगर हिल की ओर बढ़ने लगी। टाइगर हिल पर सभी लोगों में मैं सबसे पहले चढ़ी। ऊपर जाकर सभी ने मुझे थम्स अप करके बताया कि मैं प्रथम आई हूँ। ऊपर जाकर सभी लोगों ने मेरी प्रशंसा की और कहा, अगर धीरज अपनी बेल्ट से गीतांजलि को पहाड़ की ओर नहीं खींचता तो कुछ भी हो सकता था। उस दिन मेरे दिल में धीरज के लिए खास जगह बन गई थी। मैंने विजयी स्वर में उससे कहा था, क्यों, क्या हुआ? आप तो कह रहे थे मुझसे ना हो पाएगा, हरा दिया ना आपको। अरे वह हादसा हो गया था ना आपके साथ, इसलिए आपको जीतने दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी को अंगूर खट्टे लग रहे हैं? अब एक और ट्रीट आप पर जुड़ गई। वाह वाह, क्या बात है, जीती भी मैं और पार्टी भी मैं ही दूं। ऐसा आपके लंदन में होता होगा, हमारे यहाँ तो हारने वाला ही पार्टी देता है। ठीक है, हम दे देंगे पार्टी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे अब आप पर 2 एहसान हो गए, एक बार एयरपोर्ट से आते हुए आपकी जान बचाई और दूसरी बार जब आप हवा में लटकी हुई थी। अरे मैं तो आपके एहसानों के तले दबी जा रही हूँ। अब और एहसान मुझ पर मत कीजिएगा, नहीं तो मैं तो सहन ही नहीं कर पाऊंगी। टाइगर हिल से लौटते हुए सभी लोग हिल टॉप पर बनी गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा देखने गए। सभी आश्चर्य में थे कि इतनी ऊंचाई पर इतना मटेरियल आया कैसे होगा जिससे इस भव्य बिल्डिंग और प्रतिमा का निर्माण संभव हुआ। सभी ने होटल पहुंचकर आकाश को पूरी यात्रा का वर्णन सुनाया और दोनों जगहों की भूरी भूरी प्रशंसा की। आकाश ने कहा, उस समय कल और परसों आप लोग दूसरे पर्यटन स्थल देख लें। भूटान में अनेकों मोनेस्ट्रीज, बुद्ध मंदिर और प्राकृतिक पिकनिक स्पॉट्स हैं जो आपका मन मोह लेंगे। फिर धीरज ने बोला, कल तू भी चलना यार हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखते हैं। वैसे आज रात को तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, नाचना गाना धमाल मचाना, और क्या, तेरी शादी को यादगार जो बनाना है। मन तेरे 2 नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे 2 नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं, तुम्हारा मन जाने मन ओ जाने मन। उस रात नाचे सब लोग, खूब गाने गाए। सब लोगों ने देशी विदेशी धुनों पर डांस किए। इस नाच गाने के बीच मेरा ध्यान मेरी उंगली पर गया और मैं अचानक से बहुत परेशान सी हो गई। आकाश के पूछने पर मैंने उसे बताया कि मेरी कीमती हीरे की अंगूठी कहीं गिर गई है और मिल नहीं रही है।
सब लोग इधर उधर अंगूठी को ढूंढने लगे, लेकिन धीरज निश्चित बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। आकाश ने इस समय धीरज से कहा, तुम क्यों बैठे हो यहाँ? तुम भी हम लोग की कुछ मदद कर दो ना। भैया इन्हें रहने दीजिए, अगर गलती से इन्हें अंगूठी मिल गई तो मुझ पर इनका एक एहसान और हो जाएगा, मैंने भैया से कहा। लेकिन एक एहसान आप पर फिर हो गया, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी अंगूठी कहाँ है। अबे, क्या सच तेरे को पता है और कुछ बोल नहीं रहा? देख नहीं रहा हम सब लोग अंगूठी ढूंढ रहे हैं, बता कहाँ अंगूठी? उस समय मेरे चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट लौट आई। धीरज ने पूछा उनसे, आप कौन सी उंगली में अंगूठी पहनती हैं? क्या अंगूठी आपकी उंगली में ढीली आती है? हाँ, थोड़ी ढीली तो थी। धीरज ने आकाश के कान में कुछ कहा और आकाश ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। सही कह रहे हो, 100% सही प्यारे लाल। अंगूठी चोर मेरे मोबाइल की वीडियो में कैद है। जब वह सब हो रहा था तो मैं उस समय वीडियो ही बना रहा था। आकाश ने बहुत जोर जोर से सबसे कहा, अरे सुनिए, मत ढूंढिए अंगूठी, अंगूठी मिल गई है। सब लोगों ने संतोष की सांस ली, लेकिन एक सज्जन जिनका नाम मुकेश था और जो ज्यादा ही जोर शोर से डांस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने बौखला कर अपनी जेब में हाथ डाला। आकाश ने तुरंत उसके पास पहुंचकर चुपके से कहा, ला मुकेश के बच्चे, अभी तक तुमने बचपन की गंदी आदत नहीं छोड़ी। चुपचाप अंगूठी मुझे दे दे, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि चोर कौन है। मुकेश ने झटपट जेब से हाथ निकालकर अंगूठी आकाश को दे दी। मैंने धीरज से पूछा, अच्छा, इसका मतलब आप डिटेक्टिव भी हैं? जी, मैं मैनी इन वन हूँ। कहिए, तीसरा एहसान कैसा रहा? अब तो कल आप मेरी गाड़ी में ही बैठेंगी ना, नहीं तो आपकी कीमती चीजों का ध्यान कौन रखेगा? कल क्या होगा वह हम आज नहीं सोचते, कल का कल देखा जाएगा। अगले रोज सब लोग पिछले दिनों की तरह गाड़ियों में बैठने लगे। मैं अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी। बच्चों ने कहा, धीरज भैया गीतांजलि दीदी को पकड़ कर लाएं। इसकी जरूरत नहीं है बच्चों, अगर उसकी इच्छा होगी तो वह खुद आएगी। धीरज ने गाड़ी स्टार्ट की। मैंने उसे रुकने का इशारा किया और उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। आज भी सब लोगों ने खूब मजा किया। बहुत से मॉनेस्ट्रीज और दूसरे पिकनिक स्पॉट्स देखे। बौद्ध मंदिरों में घंटियां नहीं होती, घंटियों की जगह बड़े बड़े स्पिन होते हैं। बच्चों ने उन्हें घुमा घुमा कर अपना खूब मनोरंजन किया। क्योंकि आकाश साफ था, इसलिए सबने बाहर ही लंच करने का फैसला किया। सबने भूटानी व्यंजन का ही ऑर्डर दिया। मित्रों ने सास से कहा, यह तो कुछ दिन बाद नहीं कर सकता शादी। सच में बड़ा मजा आ रहा है यहाँ। पहले बोलते तो शायद हो भी सकता था, लेकिन अब संभव नहीं, क्योंकि मैंने यूरोप जाने वाले और सारे प्रबंध फ्लाइट्स के टिकट खरीद चुका हूँ। बहुत ही धूमधाम के साथ आकाश की शादी संपन्न हुई। शादी में सब लोगों ने खूब डांस किया, नागिन डांस भी हुआ। 9 तारीख को दुल्हन को विदा करके लाया गया और 10 तारीख को भी सभी लोग अपने अपने सामान पैक करके अपने अपने शहरों के लिए रवाना होने लगे। धीरज की फ्लाइट 10 बजे की थी, इसलिए वह सबसे विदा लेने लगा। उसने मुझसे कहा, आपके साथ बहुत अच्छा समय गुजरा। अगर कभी आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो या मेरी कोई बात सही ना लगी हो तो उसे भूल जाइएगा। कुछ भी आपको सताने के लिए मेरा कोई इरादा नहीं था। नहीं, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी। मुझे आपका हंसमुख स्वभाव बहुत अच्छा लगा। मेरा नंबर आपके पास है, कभी दिल करे तो आप बात कर सकते हैं। मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। शायद दिल में कहीं मैं चाहती थी कि वो कहीं न जाए। वापस आने के बाद कुछ महीने तो मेरी और धीरज कभी कभी एक दूसरे से बात कर लेते थे। फिर धीरे धीरे हम दोनों अपने काम में व्यस्त होने लगे और आपसी संपर्क टूट गया। धीरज ने 1-2 केस ऐसे जीते जिससे वकालत में उसकी ख्याति रातों रात फैल गई। वह तेजी से अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल से सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। समय ऐसे ही बीतता गया। 4 साल के अंतराल के बाद
अचानक धीरज शाह को आकाश का न्यूजीलैंड से फोन आया। आकाश ने बताया कि उसने एक विशेष काम से उसे फोन किया है। धीरज ने उससे पूछा, हाँ बता, क्या खास बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ, यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन तू गीतांजलि को तो जानता है ना, मेरी बहन। उसके साथ कल बहुत भयानक हादसा हो गया है। अगर तुम उसकी कुछ सहायता कर सकते हो तो अवश्य करना। बेचारी बहुत डरी हुई है। पुलिस उसे खोजी कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। हैं? क्या हुआ गीतांजलि को? कहीं करके सीरियल ब्लास्ट में? बताना। आकाश ने धीरज को संक्षेप में बताया, जिसे सुनकर धीरज भी चौंक गया। अरे यह तो बड़ी गंभीर बात है। तू तुरंत मुझे उनका पता दे, मैं अभी जाकर उनसे बात करूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जितनी सहायता मैं कर सकता हूं उन लोगों की अवश्य करूंगा। धीरज तुरंत कपड़े पहनकर आकाश के बताए हुए पते की ओर रवाना हो गया। यह एक पुराना 2 मंजिला मकान था। लगता था बरसों से यहाँ सफेदी वगैरह नहीं हुई है। धीरज ने दरवाजा देखा, दरवाजे पर ताला लटका था। फिर भी कुछ सोच के उसने दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद मेरे पापा ने झांककर देखा और पूछा, कौन है भाई? जरा इधर खिड़की के पास आओ। क्या बात है वरकरदार, किससे मिलना है? जब धीरज खिड़की के पास आया, तुम धीरज हो ना? आकाश की शादी में आए थे? जी अंकल, मैं वही हूँ, और मुझे आकाश ने फोन करके यहाँ का पता दिया है। ठीक है बेटा, तुम ऐसा करो, पीछे के गेट पर आ जाओ, मैं उसे खोल देता हूँ। धीरज ने पीछे के गेट से अंदर प्रवेश किया। वहां काफी अंधेरा था, कोई भी लाइट नहीं जली हुई थी। मेरे पापा ने बताया, ये हमारा बहुत पुराना मकान है, लाइट बिजली वालों ने काट दी है, तुम अंदर आ जाओ और बैठो। अंकल, गीतांजलि कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है, जरा उसे बुला दीजिए। वो यहाँ नहीं आएगी बेटा, वह बहुत डरी हुई है, पीछे के कमरे में बैठी है, तुम वहीं जाकर उससे मिल लो। पीछे के कमरे में मैं दोनों हाथ अपने गालों पर लगाए गुमसुम बैठी थी। जो कुछ हाल में मेरे साथ हुआ था उस पर अब भी मुझे यकीन नहीं हुआ था। धीरज ने जाते ही मुझसे दिलासा देते हुए कहा, घबराओ मत गीतांजलि, मैं आ गया हूँ। तुम्हारी सारी परेशानी मैं दूर कर दूंगा। अब तुम पर चौथा एहसान करने का समय आ गया। धीरज ने बोझिल वातावरण को कम करने के उद्देश्य से पूछा, मुझे विस्तार से बताओ, ये सब कैसे हुआ है, क्या हुआ है? मैं काफी देर तक तो चुप रही। उस दिन धीरज मेरी जिंदगी में एक नए सवेरे की तरह आया था। धीरज को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। मैंने बताया कि मेरी स्कूटी कुछ दिनों से काफी परेशान कर रही थी, जिसको बेचने का मैंने OLX और लोकल न्यूज़पेपर में 16 तारीख को ऐड दे दिया था। 19 तारीख को एक लड़का जिसका नाम विजेंद्र था, वह स्कूटी खरीदने आया। स्कूटी देखकर उसने तुरंत पसंद कर लिया और जो रेट मैंने OLX पर कोट किए थे उसी मूल्य पर खरीदने को तैयार हो गया। मैंने सोचा शायद कम रेट कोट की है, इसलिए मैंने विजेंद्र से कहा 2 दिन बाद आना और स्कूटी ले जाना। लेकिन वो तभी के तभी स्कूटी खरीदना चाहता था। उसने कहा ठीक है, आप मुझसे 1500 रुपये और अधिक ले लीजिए और ये स्कूटी मुझे दे दीजिए। 20 तारीख को मेरी बहन की सालगिरह है और मैं उसे तोहफे में स्कूटी देना चाहता हूँ। उसने तुरंत जेब से निकालकर स्कूटी का मूल्य मेज पर रख दिया और मुझे सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। वह बोला, मैं परसों RTO ऑफिस से खरीदने बेचने के पेपर लेकर आऊंगा और आपके हस्ताक्षर करा लूंगा। मैं पता नहीं कैसे उसकी बातों में आ गई और बिना लिखत पढ़त के मैंने स्कूटी ले जाने दी। 20 तारीख की रात अहमदाबाद में 5 जगह बम ब्लास्ट हुए, जिसमें 31 निर्दोष आदमी मारे गए। अब समझ में आ रहा है वह लड़का आतंकवादी था। उसने मेरी स्कूटी का इस्तेमाल उसकी डिक्की में बम प्लांट करके किया। 2 जगह कुकर में बम प्लांट किए थे। एक पुरानी कार में RDX भरकर ब्लास्ट कराया गया। मेरे अलावा एक और स्कूटी का इस्तेमाल उन्होंने किया जो किसी प्रियंका नाम की लड़की की है।
रात के 9 बजे की न्यूज में मैंने अपना और प्रियंका का नाम सुना तो मैं सिहर उठी। प्रियंका को एसटीएफ ने कल ही रात अरेस्ट कर लिया है और पुलिस मुझको भी पालों की तरह तलाश कर रही है। इससे पहले कि वे लोग मुझे पकड़ पाते, पापा मुझे इस वीरान पड़े मकान में ले आए। धीरज की ओर देखते हुए मैं बोली, मैं भी बचूंगी नहीं धीरज, पुलिस मुझको भी ढूंढ ही लेगी। पुलिस वाले बहुत टॉर्चर करते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ भी नहीं सूझ रहा, न जाने अगले पल क्या हो जाए। कुछ भी नहीं होगा अगले पल, आपको कोई पुलिस वाला हाथ भी नहीं लगा पाएगा। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए और मुझे ओएलएक्स फोन का विवरण, जिस न्यूज़पेपर में आपने ऐड दिया था उसकी कटिंग और आपने स्कूटी बेचने के लिए जो रसीद बनाई थी वह मुझे दे दीजिए। स्कूटी बेचने की कोई रसीद तो नहीं बनाई मैंने, बाकी दोनों चीज मैं आपको दे देती हूँ। वैसे क्या करेंगे आप? आपकी बातों से मुझे बहुत सांत्वना मिली है। क्या स्कूटी बेचने की रसीद नहीं बनाई? अरे ये क्या किया आपने? फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब पर भी कह सकते हैं। चलिए मैं आज ही एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाऊंगा और अगर एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो समझ लीजिए कि आपकी 75% परेशानी दूर हो गई। वैसे आपके इलाके के पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह मुझे जानने वाले हैं, मैं उनसे बात कर लूंगा। वह आपको कम से कम गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक कि कोई ऊपर से आदेश नहीं आता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बहुत काम है। ठीक है, मैं कुछ सोच कर उनसे बोली, आज हम दोबारा मिले हैं ऐसे नाजुक दौर में कि मैं आपको एक कप चाय का ऑफर भी नहीं कर सकती। सब ठीक हो जाएगा गीतांजलि, बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल जाएंगे, बस इन दिनों की यादें भर रह जाएंगी। यह झंझट खत्म होने के बाद हम लोग खूब चाय पिएंगे। सच बताऊं शालिनी, उस रात मैं सो नहीं पाई। ये पूरी घटना मेरे सर में रह रहकर घूम रही थी। बस धीरज शाह का कहीं सहारा था। सोच रही थी कि मैंने कैसे भूटान में उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। उसी दिन धीरज ने कोर्ट में मेरी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा दी। बेल पर सुनवाई 11:30 बजे निश्चित हुई। उस समय धीरज ने कोर्ट में कहा, योर ऑनर, 20 तारीख की रात 7:25 पर आतंकी कायराना हरकत के कारण 31 लोगों की जान गई। निर्दोषों की जान लेने के लिए और देश में अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने के लिए आतंकवादी नई नई युक्तियां प्रयोग करते हैं। 20 तारीख की रात मॉल के सामने मेरी मुवक्किल गीतांजलि की स्कूटी भी इसी काम के लिए प्रयोग की गई। आतंकवादियों ने स्कूटी की डिक्की में विस्फोटक रखकर विस्फोट किया, जिसमें 3 निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई। इन्हीं निर्दोषों की तरह गीतांजलि भी बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए जाल बिछा रही है। गीतांजलि को निर्दोष साबित करने के लिए मेरी दलील निम्न है। नंबर 1, गीतांजलि ने स्कूटी बेचने के लिए OLX पर 16 तारीख को विज्ञापन दिया था, जिसकी प्रति मैं संलग्न कर चुका हूँ। नंबर 2, अहमदाबाद के प्रसिद्ध लोकल न्यूज़पेपर में स्कूटी को बेचने का विज्ञापन 16 तारीख को दिया गया था। न्यूज़पेपर की प्रति भी एप्लीकेशन के साथ संलग्न है। नंबर 3, गीतांजलि का कभी कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वह तो बहुत संस्कारी और घरेलू लड़की है। नंबर 4, गीतांजलि को पेरिस की इकोल यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप देकर MBA करने के लिए रजिस्टर किया गया है। गीतांजलि को 5 फरवरी को फ्रांस जाना है। नंबर 5, एंटीसिपेटरी बेल की एक प्रति मैं काबिल सरकारी वकील को मुहैया करा चुका हूँ। नंबर 6, मैं गीतांजलि का पासपोर्ट और वीज़ा इस गारंटी के लिए कि वह देश छोड़कर कहीं नहीं जाएगी कोर्ट में जमा कर रहा हूँ। नंबर 7, यह योर ऑनर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह मॉल के CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग है, जिसमें साफ दिख रहा है कि गीतांजलि की स्कूटी पार्किंग में एक लड़का पार्क कर रहा है। मैंने केवल गीतांजलि की अरेस्ट ना हो इसलिए एंटीसिपेटरी बेल योर ऑनर के सम्मुख लगाई है। पुलिस अगर उससे कोई जानकारी या मालूमात करना चाहे तो वह जब चाहे कर सकती है। अरेस्ट होने से मेरी मुवक्किल का पूरा करियर और जीवन अंधकार में डूब सकता है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि
तफ्तीश पूरी होने तक मेरी मुवक्किल को अरेस्ट न किया जाए। सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा, जज साहब, जो सबसे महत्वपूर्ण है स्कूटी की सेल परचेज के कागजात, वो तो इन्होंने कोर्ट में दाखिल नहीं किए। कैसे मान लिया जाए कि इन्होंने स्कूटी बेच दी, और वह भी एक अनजान शख्स को जिसे वो जानती तक नहीं थी। कोर्ट ऑफ लॉ एविडेंस के आधार पर चलती है, योर ऑनर। धीरज शाह ने बताया, जज साहब, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गीतांजलि एक घरेलू लड़की है। उसका सेल परचेज का बिजनेस तो है नहीं जो वह इन बारीकियों को समझ पाती। मैं मानता हूं कि उससे यह गलती हुई है, लेकिन जरा सी प्रोसीजरल गलती के कारण एक लड़की का जीवन बर्बाद हो जाए, यह भी तो ठीक नहीं है। मुझे विश्वास है कि उस लड़के का नाम विजेंद्र नहीं होगा। यह तो झूठा नाम उसने धारण किया हुआ लगता है। जज साहब ने पूछा, क्या गीतांजलि कोर्ट में उपस्थित है? जी हाँ जज साहब, उपस्थित है। उसको देखकर आप खुद फैसला कीजिए कि क्या यह भोली भाली लड़की टेररिस्ट हो सकती है। यह कहकर धीरज ने मुझे आवाज लगाई। मैं जनता के बीच खड़ी होकर जज साहब के सामने पेश हो गई। धीरज के कहे मुताबिक मैं साधारण से कपड़ों में आई थी। शायद मैं बहुत डरी हुई होने के कारण और भी अधिक मासूम नजर आ रही थी। जज साहब ने पूछा, क्या वास्तव में इस केस में आपकी कोई भूमिका नहीं है? मैंने जवाब दिया, सर, मैं अपने ही देशवासियों की दुश्मन कैसे बन सकती हूँ। मैंने नासमझी जरूर की है, लेकिन न तो कोई अपराध किया है, न ही कभी करूंगी। मैं आपको वचन देती हूँ कि इस केस को हल करने में मैं देश के कानून और पुलिस के अधिकारियों की अपनी जी जान से सहायता करूंगी। जानती हो शालिनी, इसी कारण तुम्हारा बेगुनाह साबित होना मेरे लिए इतना जरूरी था, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी उस कटघरे में निर्दोष खड़ी रह चुकी हूँ। उसके बाद धीरज शाह और सरकारी वकील के बीच काफी देर तक वाद विवाद चलता रहा, किंतु अंत में जज साहब ने एंटीसिपेटरी बेल प्रदान कर दी। कोर्ट से बाहर निकलकर कार में बैठते हुए धीरज ने कहा, अब तो खुश होना गीतांजलि, अब गंभीर बनकर मत बैठो, कम से कम वैसे ही चहचहाती रहो जैसे भूटान में चहचहाती थी। अभी अपने नए घर चलकर ध्यान से सीसीटीवी की फुटेज देखो और उस लड़के को पहचानने की कोशिश करो। अपने पापा को फोन करके बता दो ताकि वह भी अपने वर्तमान पते पर आ जाएं। मैंने कई बार बड़े ध्यान से सीसीटीवी की फुटेज देखी, लेकिन उस लड़के को पहचान नहीं पा रही थी। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि सीसीटीवी में लड़के की पीठ नजर आ रही थी और उसने सिर पर कैप पहन रखी थी, जैसे जानबूझकर अपनी पहचान छुपाना चाहता हो। मैंने धीरज को बताया कि काफी कोशिश के बावजूद मैं उस शख्स को पहचान नहीं पा रही हूँ। हाँ, कद काठी देखने के बाद मैं इतना अवश्य कह सकती हूँ कि वह विजेंद्र नहीं है। इसी समय पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह भी आ गए। उन्होंने भी कई बार उस फुटेज को देखा, लेकिन सीसीटीवी इतना दूर था कि ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था। और धीरज ने उनसे कहा, देखिए, कहीं और कोई सीसीटीवी लगाओ, उसमें इस व्यक्ति का चेहरा नजर आ जाए तो बात बन सकती है। राजेंद्र सिंह ने धीरज से कहा, चलो तो फिर वहां आसपास के इलाके में देखते हैं, कोई दूसरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हो तो देखते हैं। इन लोगों ने कई सीसीटीवी की फुटेज देखी, लेकिन हर एक में वह लड़का अपना चेहरा छुपाता रहा। धीरज ने राजेंद्र सिंह से कहा वह उन्हें घटना के आधे घंटे के बाद की सीसीटीवी फुटेज दिला दे। शायद उससे कुछ लाभ हो, क्योंकि शायद वह विस्फोट के बाद घटना स्थल पर अपनी घटिया हरकत का हर्ष देखने जरूर आया होगा। कई जगहों से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेकर वह मेरे घर पहुंचे और कहा, इसमें उस घटिया इंसान की झलक दिखाई देती है कि नहीं, देखकर बताइए, क्या आप उसे पहचान सकती हैं? करीब आधे घंटे तक मैं सभी फुटेज देखती रही, लेकिन वह पहचान में ही नहीं आ रहा था। पुलिस अधिकारी ने आखिरी फुटेज देते हुए कहा, इसे भी देख लीजिए, ये आज आखिरी फुटेज है। फुटेज में एक जगह उस शख्स की एक झलक दिखाई दी। उसे देखते ही मैं चौंक गई और डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बोली, अरे यह तो अफरोज शेख है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसे तो 7 साल की सजा हुई थी। धीरज और पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह ने एक साथ पूछा, अफरोज के कौन? और आप ऐसे कैसे जानती हो? मैंने उन्हें बताया कि आज से 3 साल पहले ये व्यक्ति मेरे पीछे पड़ गया था, रोज छेड़ता था और रोज ही मुझे परेशान करता था।
एक दिन हमारे स्कूल की हॉकी टीम ने उसे पकड़ लिया और हॉकी से जमकर उसकी धुनाई कर दी। इतनी ठुकाई के बाद भी वह मुझको धमकी देकर गया था कि देख लूंगा तुझे। हॉकी की मार से उसकी 2-3 हड्डियां टूट गई थी। इसके 6 महीने बाद वह पुनः मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। बोला, चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, नहीं तो गोली से तुझे छल्ली कर दूंगा। लड़कों ने जैसे ही मुझे बचाने का प्रयास किया, अफरोज ने गोली चला दी और हमारे स्कूल के एक लड़के हिमांशु के कंधे में लगी। पुलिस ने अफरोज को अरेस्ट कर लिया। मुकदमा चला और जज साहब ने उसे 7 साल की सजा सुनाई। लेकिन अभी तो सिर्फ 2.5 साल ही हुए, तो फिर यह जेल से बाहर कैसे आ गया? पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह ने कहा, इतनी जानकारी मेरे लिए काफी है। बाकी जानकारी मैं इकट्ठी कर लूंगा और आप लोगों से कल मिलता हूँ। अगले दिन राजेंद्र सिंह ने आकर बताया, गीतांजलि, आप सही कह रही थी। अफरोज को 7 साल की सजा हुई थी और अभी 2 महीने पहले वह पैरोल पर रिहा हुआ। पैरोल सिर्फ 7 दिन का मिला था, लेकिन उसके बाद से वह लापता है। कुछ अधिकारियों ने यह भी बताया कि सीआईडी के सूत्रों के अनुसार वह टेररिस्ट कैंप में शामिल हो गया है। पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है और उसकी खोज जारी है। ऐसा करते हैं कि फोर्स लेकर उसके घर पर छापा मारते हैं। यह बात तो पक्की है कि वह घर पर नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ जानकारी मिले। तुम दोनों भी हमारे साथ चलना। थोड़ी दूरी पर अपनी गाड़ी रोककर हम लोगों पर नजर रखना। अगले दिन पुलिस ने फोर्स के साथ अफरोज के घर पर छापा मारा। पुलिस को देखकर वहां पर भीड़ जमा होने लगी। मैं वहीं पुलिस की कार के पास खड़ी थी। अचानक नीली कमीज पहने एक शख्स मेरी नजर गई। कुछ देखा देखा सा लग रहा था। अगले ही पल मुझे याद आया, ये तो विजयन था। मैंने तुरंत साथ खड़े धीरज को बताया। धीरज ने पूरी जानकारी राजेंद्र सिंह को दी। राजेंद्र सिंह ने आनंद फानंद में उसे धर दबोचा और पूछताछ के लिए विजयन को थाने ले गए। वह काफी डरा हुआ प्रतीत हो रहा था। राजेंद्र सिंह ने अपनी कड़क आवाज में विजयन से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? डरते हुए विजयन ने जवाब दिया, जी मेरा नाम सलीम है। और भी कोई नाम है तेरा? जी बस सलीम है मेरा नाम। इंस्पेक्टर ने आवाज लगाकर धीरज और मुझे अंदर बुला लिया और पूछा, इन्हें पहचानता है? एक बार तो मुझे देखकर सलीम हक्का बक्का हो गया, लेकिन फिर बोला, नहीं साहब, मैं इन्हें नहीं पहचानता। तूने इनसे स्कूटी खरीदी और तुम इन्हें पहचानते नहीं? इन्होंने मोबाइल से तेरी फोटो खींची थी जब तुम इनसे स्कूटी खरीद रहे थे। क्या तुझे स्कूटी पर बैठे हुए तेरी तस्वीर दिखाऊं? साहब मेरी शक्ल का कोई और होगा। मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। लगता है साले तेरी खातिरदारी यहाँ पर ठीक से नहीं हुई। फिर इंस्पेक्टर ने अपने एक तगड़े से असिस्टेंट से कहा, अरे यार, तुम लोग क्या करते हो? इसे दूसरे रूम में ले जाकर इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो ताकि इससे पुरानी बातें याद आ जाएं। बगल के कमरे में ले जाकर सिपाहियों ने उसकी अच्छी तरह से तोड़ाई की। वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ सही सही बता दूंगा। तब पुलिस वाले उसे इंस्पेक्टर साहब के सामने ले आए। इंस्पेक्टर ने पूछा, हाँ भाई सलीम, अब कुछ याद आया? यहाँ बैठकर सब कुछ सच सच बता दे, इसी में तेरी खैरियत है। सलीम ने बताया, अफरोज इनसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। अफरोज मेरे चाचा का लड़का है और पाकिस्तान में रहता है। कभी कभी भारत आकर हमारे यहाँ ठहरता है। इनके स्कूल के सामने गोली चलाने पर उसे सजा हो गई थी। जेल में उसने हमारा ही पता लिखा दिया था। पैरोल पर छूटने के बाद उसने पाकिस्तान का टेररिस्ट कैंप ज्वाइन कर लिया और पाकिस्तान भाग गया। पिछले दिनों वह हमारे घर आया था और मुझे स्कूटी खरीदने के लिए भेजा था और इसके बदले उसने मुझे 5,000 रुपए देने का वादा किया था। साहब, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। जो कुछ भी पता था मैंने आपको सच सच बता दिया। अफरोज तुम्हारे घर ठहरा हुआ है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। इस बार तो वह ज्यादा से ज्यादा घंटे भर के लिए आया था। इस समय अफरोज कहाँ होगा? सच सच बता।
मैंने बताया ना साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा चल, उसका मोबाइल नंबर तो तेरे पास होगा, बता क्या है उसका मोबाइल नंबर। सलीम ने अफरोज का मोबाइल नंबर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह को बता दिया। राजेंद्र सिंह ने तुरंत वह नंबर सर्विलेंस पर डालवा दिया। थोड़ी देर में पता चल गया, मोबाइल की लोकेशन होटल ब्लू हेवन के आसपास ही बता रहा था। धीरज ने इंस्पेक्टर से पूछा, इंस्पेक्टर साहब, अब तो गीतांजलि आजाद है ना? गीतांजलि तो आपकी फ्रेंड है, हमारी तरफ से तो शुरू से ही आजाद है, लेकिन जब तक अफरोज नहीं पकड़ा जाता तब तक गीतांजलि की जान को भी खतरा है, और तब तक हम गीतांजलि को क्लीन चिट भी नहीं दे सकते। मैं और धीरज इंस्पेक्टर से विदा लेकर घर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में धीरज ने पूछा, अब कैसा महसूस कर रही हो? बहुत लाइट धीरज, मन में बहुत शांति सी लग रही है। आसमान में उड़ने को दिल कर रहा है। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, समझ नहीं आ रहा। अरे वाह, शुक्रिया अदा करने का तो बहुत आसान सा तरीका है। घर चलकर एक कप चाय पिला दीजिए और मेरी ओर मुस्कुरा कर देख लीजिए, बस। अरे वाह, आप तो बहुत सस्ते एडवोकेट निकले। चलिए, अभी आपकी खिदमत में चाय हाजिर करती हूँ। गीतांजलि, एक बात पूछूं तुमसे, क्या तुम्हें जीवन में एडवेंचर पसंद है? धीरज, ऐसा लगता है जब से तुमसे मुलाकात हुई है तब से कोई न कोई एडवेंचर होता ही रहता है। अब तो मुझे इसकी आदत सी लग गई है। वैसे ये बताओ, क्यों पूछा और कैसा एडवेंचर? जैसा तुमने टाइगर हिल चढ़ने में महसूस किया था। अरे, उस एडवेंचर में तो तुम हार गए थे ना मुझसे। अरे तो मैंने कब कहा कि मैं जीत गया था? मेरा मतलब है कि अगर तुम में हिम्मत है तो चलो ब्लू हेवन के आसपास अफरोज को तलाश करते हैं। बोलो, क्या कहती हो तुम? लेकिन यह तो बहुत खतरनाक है। एडवेंचर तो हमेशा खतरनाक होते हैं मैडम। वैसे जब तक मैं आपके साथ हूं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करके पुलिस का पूरा बंदोबस्त करा दूंगा। तुम सोच लो, जब तक अफरोज का दी एंड नहीं हो जाता तब तक दिमाग के किसी कोने में तुम्हें डर समाता रहेगा। मेरी आंखों में एक विश्वास चमक रहा था। मैंने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ धीरज, चलो हो जाए ऑपरेशन अफरोज। ठीक है, तुम घर चलकर कपड़े पहन लो, मैं इंस्पेक्टर से बात करके सब कुछ तय कर लेता हूँ। थोड़ी देर में तैयार होकर धीरज और मैं होटल ब्लू हेवन की ओर रवाना हो गए। होटल में और होटल के चारों ओर हमने जगह जगह अफरोज की तलाश किया, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। थोड़ी रात होने लगी थी, इसलिए हम लोगों ने वापस लौटने का निश्चय किया। तभी अचानक हमारी गाड़ी को एक बुलेट ने ओवरटेक किया। न जाने क्यों मुझे लगा उसे अफरोज चला रहा था। मैंने कहा, जल्दी से बुलेट का पीछा करो, लगता है उसे अफरोज चला रहा है। धीरज ने तुरंत इंस्पेक्टर को उसकी सूचना दी और बुलेट का पीछा करने लगा। जरा सी दूर चलकर बुलेट एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। थोड़ी दूर पर एक पुरानी फैक्ट्री जो खंडर में तब्दील हो गई थी दिखाई दी। वहीं उन लोगों ने बाइक पार्क की थी। धीरज ने अपनी गाड़ी झाड़ियों के पीछे खड़ी कर दी ताकि किसी को दिखाई ना दे। आओ गीतांजलि, चलो देखते हैं। मैंने धीरज का हाथ पकड़ लिया। न जाने कैसे उसका हाथ पकड़ते ही मेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास जाग उठा। मैंने कहा, ठीक है। पुलिस हमसे 100 मीटर की दूरी पर है, बस हमें यह निश्चित करना है कि अफरोज यहाँ छुपा है कि नहीं, फिर बाकी काम तो पुलिस का होगा। आओ मेरे साथ, तुम्हें हिफाजत से घर पहुंचाने का जिम्मेदारी मैंने ली है। वहाँ एक हॉल था जहाँ 4-5 लोग बैठे शराब पी रहे थे। मैं पसीना पसीना हो रही थी और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने 4-5 लोगों में से अफरोज को पहचान लिया और धीरज को बताया, वह देखो, वह बैठा अफरोज। धीरज ने तुरंत इंस्पेक्टर को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क न आने के कारण इंस्पेक्टर से बात नहीं हो पा रही थी। धीरज ने मुझसे कहा, गीतांजलि, तुम यही ड्रम्स के पीछे बैठकर इन लोग पर नजर रखो, मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा, शायद थोड़ी दूरी पर मिल जाए। मैंने कसकर धीरज का हाथ पकड़ लिया। नहीं धीरज, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ प्लीज। धीरज ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, देखो गीतांजलि, मंजिल हमारे सामने है, थोड़ी सी हिम्मत से काम लो,
तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उनका तो ध्यान भी नहीं आएगा इधर। मैं सेकंडों में वापस आता हूँ। उसके बाद मैं ड्रम्स के पीछे छुप गई। मुझे उन लोगों की सारी बातें स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। आज की रात भारत में हमारी आखिरी रात है। सुबह तड़के 4 बजे हम कच्छ के रास्ते पाकिस्तान निकल जाएंगे। आज जी भरकर दारू पियो और चिकन खाओ। फिर एक ने कहा उनमें से, जाओ सामने का दरवाजा तो बंद कर दो। उनमें से एक आतंकवादी उठा, दरवाजे के पास आया और बोला, भाई दरवाजे में कुंडी तो है नहीं, बस बंद कर दे रहा हूँ। मैं सांस होके बैठी हुई थी। वह आदमी चंद कदमों के फासले पर था। आदमी मुड़ा और ऐसे सूंघने लगा जैसे कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा हो। अबे क्या सूंघ रहा है वहाँ? आजा, जाम तेरा इंतजार कर रहा है। मियाँ लेडीज परफ्यूम की बड़ी तेज खुशबू आ रही है। जरा आना यहाँ, लगता है यहाँ कोई छुपा बैठा है। यह सुनते ही तीनों उठकर वहां आ गए। उन्हें भी लेडीज परफ्यूम की खुशबू आने लगी। उस दिन पहली बार मैं अपने महंगे परफ्यूम को कोस रही थी। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से धड़कने लगा। मैं दम साध कर बैठ गई। उन्होंने ड्रम्स गिराने शुरू किए। मैं धीरे धीरे आगे सरकने लगी, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी मैं अपने आप को उनसे छिपा नहीं सकी। उन्होंने मुझे देख लिया और रौबदार आवाज में कहा, कौन है? निकलो बाहर, नहीं तो हम गोली चला देंगे। मेरा दिल धड़क रहा था, पैर कांप रहे थे। मैं धीरे धीरे खड़ी हो गई। अफरोज ने मुझे पहचानते हुए कहा, अरे ये तो गीतांजलि है भाई, कोई से हाथ मत ना लगाना, ये मेरा शिकार है। खतरे के समय मनुष्य की सिक्स सेंस काम करने लगती है, इसका मुझे पहली बार एहसास हुआ। मैंने कांपते हुए कहा, हाँ तुम्हारा ही तो शिकार हूँ मैं। पुलिस मुझे टेररिस्ट समझकर कुत्तों की तरह खोज रही है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कहीं का नहीं छोड़ा है तुमने मुझे। अब पकड़ा दो मेरे हाथ में भी एक AK-47, कर लो अपने गिरोह में शामिल। मैं पुलिस से भाग भाग कर तंग आ चुकी हूँ। न जाने कहां से मुझ में इतनी शक्ति आ गई थी ये सब कुछ कहने की। अफरोज शराब के नशे में झूमता हुआ बोला, अगर तुम सच बोल रही हो तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगा और तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। डरो मत, पुलिस यहाँ कभी नहीं आ सकती। पुलिस के बचने के लिए तुमने सही जगह का इस्तेमाल किया। आओ मेरे साथ। उस समय मेरी निगाहें खिड़की की तरफ थी। मैंने देखा पुलिस और STF के लोग चारों ओर फैल रहे थे और अपनी पोजीशन ले रहे थे। मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने अफरोज से कहा, ठीक है, अब जीना मरना तुम्हारे साथ। मैं कुछ सामान लाई हूँ, उसे उठा लूं, बाहर रखा है। मैं दरवाजे से बाहर निकली और तेजी से दाईं ओर भागने लगी, क्योंकि मुझे उस वक्त पुलिस के बीच सिविल ड्रेस में एक व्यक्ति नजर आ रहा था। धीरज ने पुलिस वालों को गोली चलाने से मना किया। इतने में दौड़कर मैं उसके पास आ गई। जाने मुझे क्या सूझा, मैं सीधा उसके गले लग गई। धीरज तेजी से मुझे लेकर गाड़ी की ओर भागा। पुलिस ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। दोनों तरफ से करीब 15 मिनट तक गोलीबारी होती रही। चारों ओर चीख पुकार सुनाई पड़ रही थी। धीरज और मैं कार में आकर बैठ गए थे। अब अंदर से गोली चलना बंद हो गई थी। पुलिस होशियारी से अंदर घुसी। उन्होंने देखा 3 आतंकवादी तो ढेर हो चुके थे और 2 जख्मी थे जो अपने हाथ ऊपर किए खड़े थे। इंस्पेक्टर राजेंद्र ने धीरज को आवाज लगाई, आ जाओ धीरज, ऑपरेशन इज ओवर। मैंने अफरोज को पहचान लिया, जो कई गोलियां लगने से ढेर हो चुका था। धीरज और मैं रात 11 बजे वापस घर पहुंचे। मम्मी डैडी को जब पता चला कि अफरोज मारा गया है तो उन्हें भी बहुत संतोष मिला। तब डैडी ने पूछा, धीरज, जो तुमने हम लोगों के लिए किया है उसका मूल नहीं चुकाया जा सकता। बोलो बोलो, कितनी फीस चाहिए तुम्हें? धीरज ने कहा, वैसे तो इस सब की कोई जरूरत नहीं है अंकल, लेकिन फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो एक 10 लाख रुपए का चेक बिना नाम लिखा मुझे साइन करके दे दीजिए। और अब मुझे इजाजत दीजिए,
रात बहुत हो चुकी है। 10 लाख का चेक की मांग कर धीरज ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया था। क्या मेरी कहानी का हीरो हीरोइन के पिता से पैसा मांग रहा है? ये कुछ समझ नहीं आया। अब तक तो मुझे जीत चुका था, क्या इतना काफी नहीं? मुझे कई दिनों बाद उस रात बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन 10 लाख के चेक का मांगना मेरे मन में पिसे हुए कांच की तरह किरकिराता रहा। मुझे समझ नहीं आया। सुबह जब धीरज घर पहुंचा तो मैंने उसे चेक देते हुए कहा, यह लो मिस्टर धीरज, अपना मेहनताना। थैंक्स गीतांजलि, इसे अपने पास ही रखो। अभी तुम्हारे पापा को 10 लाख का चेक देने में मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी? मेरा मतलब है कि एक साथ इतना पैसा? नहीं धीरज, अगर होती तो रात में ही बता देते। चलो नाश्ता कर लो। अभी नहीं गीतांजलि, चलो मेरे साथ, हम 10 मिनट में लौट आएंगे, फिर आराम से बैठकर नाश्ता करेंगे। धीरज अपनी कार में मुझे बिठाकर पुरानी बस्ती की ओर ले गया। मैंने उससे पूछ सकती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी पता चल जाएगा गीतांजलि, चिंता ना करो। थोड़ी देर बाद धीरज ने एक पुराने घर के सामने कार को रोक दिया। घर में से एक गरीब औरत बाहर निकली और धीरज को देखकर हाथ जोड़ने लगी। धीरज ने उस लेडी से कहा, वैसे तो धमाकों में जिन आतंकवादियों का हाथ था सभी पकड़े गए हैं या मारे गए हैं। उन 3 आदमियों में जो मॉल के सामने स्कूटी बम के कारण मारे गए थे, उनमें से आपकी हालत सबसे खराब है। आपको अपनी बच्ची की शादी भी करनी है और आपका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा था, कुछ न कुछ आपकी मदद जरूर करूंगा, वही करने आया हूं। यह गीतांजलि जी हैं। यह आपकी लड़की की शादी दूसरे खर्चों के लिए 10 लाख का चेक दे रही हैं। कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। आप अपनी लड़की का नाम बता दीजिए ताकि चेक पर उसका नाम लिखा जा सके। यह सुनकर महिला रोने लगी और अस्पष्ट शब्दों में बोली, मेरी लड़की का नाम अनीता है। धीरज ने मुझसे कहा, गीतांजलि, चेक पर अनीता का नाम लिखकर इनको दे दो। जब हम वापस लौट रहे थे तो मैंने धीरज से कहा, तो आपको चेक इन लोगों के लिए चाहिए था? कमाल है आप भी। मैं तो सोचती थी कि आप बहुत सख्त इंसान हैं, लेकिन आपका दिल तो मोम का है, जो गरीबों के लिए पसीजता भी है और उनके लिए धड़कता भी है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं धीरज जी। ऐसा ही हूं मैं गीतांजलि जी, मेरी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। अरे अब इतनी भी मत फेंको जिसे लपेट ना पड़े। घर आकर जब मम्मी डैडी को पूरा किस्सा मालूम हुआ तो वह लोग भी धीरज की सह्यता की भूर प्रशंसा करने लगे। एक कप कॉफी पीने के बाद धीरज ने कहा, अंकल अब मैं चलता हूँ, कुछ दिनों से कोर्ट का काम तो देखा ही नहीं, क्लाइंट परेशान हो रहे होंगे। ठीक है बेटा, तुमने ऐसे मौके पर हमारी सहायता की जबकि हमें दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा था। जाओ बेटा, गीतांजलि धीरज को सी ऑफ कराओ और हम लोगों को भूल मत जाना, कभी कभी आते रहना। ठीक है अंकल। मैं धीरज को छोड़ने बाहर तक गई। वह गाड़ी में बैठने लगा। न जाने मुझे क्या सूझा। मैंने उससे पूछा, अब क्या फिर पहले की तरह 1-2 महीने संपर्क में रहोगे और उसके बाद चुप होकर बैठ जाओगे? पिछली बार भी आप ही ने फोन उठाना बंद किया था। बिल्कुल गलत, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा ठीक है, आप आज ही से एक डायरी मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। मेरी और अपनी कॉल उसमें लिखते रहिए, पता चल जाएगा कौन डिफॉल्टर है। धीरज घर पहुंचा ही था कि मेरी कॉल आ गई। हाँ गीतांजलि, क्या बात है? कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रही थी ठीक से पहुंच गए। डायरी में लिख लेना मेरी कॉल। थोड़ी देर बाद धीरज ने फोन किया और कहा, आपके आदेशानुसार डायरी बना ली गई है और दोनों कॉल दर्ज कर ली हैं। डायरी मेंटेन करने का शुक्रिया, लेकिन ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद धीरज ने मुझे फोन किया। क्या आज सन एंड मून होटल में अपने परिवार के साथ मेरे साथ लंच करना पसंद करोगी गीतांजलि? कोई खास बात है क्या धीरज? मम्मी पापा तो नहीं आ सकते, वह लोग तो गांधीनगर गए हुए हैं। कोई खास बात तो नहीं, मैं अपने क्लाइंट्स को ऐसे ही ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ, सोचा आज तुम्हें कर दूं। अच्छा ये तो बताओ, पहुंचना कितने बजे है? अरे जितने टाइम भी तुम लंच करती हो। वैसे 1 बजे का टाइम कैसा रहेगा? ओके। उस शाम शीशे के सामने तैयार होते समय मैं बहुत खुश थी।
जितना अरसे से नहीं हुई थी। मैं ठीक 1 बजे होटल पहुंच गई, लेकिन 1:30 बजे तक धीरज का कोई पता ठिकाना नहीं था। 2-3 बार कॉल भी की, लेकिन धीरज का मोबाइल बंद था। मुझे थोड़ा बुरा लगा, फिर सोचा शायद केस में फंस गया होगा। मुझे वापस जाने के लिए गेट पर आई तो देखा सामने से धीरज हाथ में बुके लिए हुए और एक गिफ्ट पैक लिए कार से उतरा। उसे देखकर भी मैं अपनी कार की ओर बढ़ी। धीरज शाह ने रोकते हुए कहा, अरे मैम, क्या लंच नहीं करेंगी? लंच तो करना था, पर तुमने 1 बजे का समय दिया था और अब 1:30 बज रहा है। बैठे बैठे बहुत बोर हो गई थी। ओह सॉरी, गिफ्ट खरीदने में और ये बुके खरीदने में थोड़ी देर लग गई। आ जाओ, लंच करते हैं। रिसेप्शन पर खड़े मैनेजर ने वेटर से कहा, इनके हाथ से सामान ले लो और इन्हें टेबल नंबर 12 पर ले जाओ, समझे? हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। 12 नंबर टेबल काफी सजी हुई थी और उस पर बीचों बीच एक सुंदर सा केक सजा हुआ था। मैंने पूछा, धीरज, यह सब किसके लिए है? क्या किसी की बर्थडे है आज? हाँ, मेरी एक मित्र का बर्थडे है। लेकिन तुम्हारे मित्र तो नजर नहीं आ रहा। वैसे आज तो मेरा भी बर्थडे है। तो क्या तुम मेरी दुश्मन हो? वह मित्र नहीं आई तो क्या हम तुम्हारे साथ बर्थडे मना लेंगे? यह कहकर धीरज ने मुस्कुराते हुए बुके मेरी ओर बढ़ाया। मन ही मन मुझे धीरज की यह सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी बनते हुए कहने लगी, लेकिन यह तो तुम अपने मित्र के लिए लाए हो ना? अगर वह आ गई तो क्या करोगे? मैं एडवोकेट हूँ, कोई ना कोई बहाना बना दूंगा। लो, यह गिफ्ट भी तुम ही रख लो। देख लो, इसमें कोई सामान गलत तो नहीं है। भाई, मैं गुजराती हूँ, पैसा वेस्ट करना नहीं चाहता। अगर कोई सामान गलत हो तो बता दो, उसे बदल देंगे। अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरी बर्थडे है? इसमें क्या मुश्किल बात है? मुझे तो कियारा आडवाणी का भी बर्थ डेट मालूम है। तुम्हें बात को घुमा फिरा कर कहने में क्या मजा आता है? ये क्यों नहीं कहते कि एंटीसिपेटरी बेल के समय तुम्हें पता लगा था? चलो, आगे से घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। अब जल्दी से केक काटो और मीनू देखकर खाना डिसाइड करो, काफी भूख लगी हुई है। गिफ्ट खोलकर मैंने कहा, यह सामान तो बहुत महंगा है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं परफ्यूम प्रयोग में लाती हूँ? तुम्हारी फ्रेग्रेंस से, जो हर समय फिजा में समाई रहती है। याद नहीं, तुम्हें इसी फ्रेग्रेंस की वजह से अफरोज के अड्डे पर पकड़ लिया था। अरे, याद मत दिलाओ उस समय का। पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है याद करते हुए। धीरज शाह ने वेटर से कहा, भैया, मेज साफ कर दो और 2 कॉफी ले आओ। फ्रांस कब जा रही हो? 5 फरवरी को जाना है मुझे। यानी न्यू ईयर ये पर यहीं रहोगी? ठीक है, अगर तुम्हारा कोई प्रोग्राम नहीं है तो 31 को पार्टी की प्लानिंग करता हूँ। मेरे मम्मी पापा और तुम्हारे मम्मी पापा हो जाएंगे, और किसी को बुलाना हो तुम्हें तो तुम बुला लेना। हम लोग क्यों ना पार्टी तुम्हारे या हमारे घर रख ले? इससे हम होटल के शोर शराबे से भी बच जाएंगे। अच्छा सुनो, एकदम से मत देखना, तुम्हारे दाईं ओर एक परिवार बैठा है।
एक सुंदर सी लड़की है, मम्मी पापा है, वह लोग तुम्हें लगातार घूर रहे हैं। तुम्हारे जानने वाले हैं क्या? धीरज ने कनखियों से उस ओर देखा, फिर बताया, पिछले हफ्ते यह लोग शादी के सिलसिले में हमारे परिवार से मिले थे। लड़की का नाम निकिता है, लेकिन अभी तक हम लोगों की तरफ से इन लोगों को कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया गया है। मैं मनी मन धीरज को पसंद करने लगी थी। मेरे चेहरे पर आते जाते भाव धीरज ने शायद महसूस किए। निराशा भरे स्वर में मैंने कहा, लेकिन शायद ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगी। तुम्हारी जितनी स्मार्ट नहीं है ये लड़की। ठीक है, तो यह काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। गीतांजलि, मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दो प्लीज। मैं कोई मैरिज ब्यूरो थोड़ी चलाती हूँ। अब मुझे चलना चाहिए, मुझे देर हो रही है। अचानक तुम्हें क्या हो गया? ऐसे मूड कैसे ऑफ हो गया तुम्हारा? अरे कोई बात नहीं है धीरज, घर पर मेरी एक सहेली आने वाली, इसीलिए मुझे जरा घर जाने की जल्दी है। अच्छा भैया, चलते हैं। ठीक है, जरा इन लोगों को हाय हेलो तो बोल दूं। धीरज ने बगल बैठे अंकल आंटी को नमस्ते किया और निकिता को कहा, हाय, कैसे हैं आप लोग? अंकल ने कहा, ठीक है। यह कौन है आपके साथ? धीरज ने उत्तर दिया, जी, यह मेरी एक क्लाइंट है, जरा जल्दी में हूँ, चलता हूँ अंकल। इसी क्लाइंट का केस कोर्ट में लगा हुआ है। मुझे बहुत गुस्सा आया ये सुनकर। मैं बिना बुके और गिफ्ट लिए बाहर निकलने लगी। धीरज ने बुके और गिफ्ट उठाया। अरे बाबा, यह गिफ्ट तो ले लो, तुम अपना गिफ्ट तो लेते जाओ। यह गिफ्ट तुम अपनी किसी क्लाइंट को दे देना। अरे यह क्या बचपना है? मेरी बात तो सुनो। रोको मत, मुझे जाने दो। मैं तो बस तुम्हारी क्लाइंट ही हूँ ना, और मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? तो क्या कहता उन लोगों से? क्या नाम देता अपने रिश्ते को? मेरी फ्रेंड है, फियांसी है, कजिन है, तुम ही बताओ, अभी तक क्या रिश्ता है हमारा? मुझे नहीं मालूम, तुम ही सोचना। मैं जा रही हूँ, मुझे इस समय देर हो रही है। मैं रुकी नहीं और बिना गिफ्ट लिए अपनी कार में बैठकर चली गई। एक हफ्ता लगातार धीरज ने कई बार मुझे फोन किया, मगर मैं उसका फोन उठाती ही नहीं थी। फिर धीरज ने मैसेज किया। हम लोगों ने उस रिश्ते के लिए ना कह दिए। अब तो बात कर लो। मैंने उसे अगले दिन फोन किया। पता नहीं धीरज, मुझे क्या हो गया था। पता नहीं क्यों मैंने तुमसे ऐसा व्यवहार किया। कहीं प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें मुझसे? एक पल को मेरा दिल धड़क उठा। मेरे दिल की बात शायद बोल दी थी उसने। प्यार और तुमसे? ऐसी गलतफहमी में मत रहना मिस्टर। तब ठीक है, परसों शाम 7 बजे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं। कोई असुविधा हो तो अभी भी बता दो, पार्टी मैं अपने यहाँ रख लूंगा। नहीं, पार्टी तो हमारे घर ही ठीक रहेगी। आंटी को परेशानी होगी, हम लोग आसानी से सब तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं 31 की शाम। हम दोनों के परिवार 31 की रात को बहुत गर्मजोशी से मिले। चाय नाश्ता करने के बाद हमारे पेरेंट्स दूसरे कमरे में बैठ गए और धीरज और मैं ड्राइंग रूम में, जहाँ पर बड़ा सा LED टीवी लगा हुआ था। 1 घंटे बाद धीरज शाह ने पूछा, गीतांजलि जी, क्या मैं आपका वॉशरूम प्रयोग कर सकता हूँ? क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है, आइए। धीरज जब लौटकर आया तो मैंने उससे पूछा, आकाश भैया से बातें होती रहती हैं क्या आपकी? जी हाँ, आकाश से तो बातें होती रहती हैं। वह भी बहुत खुश हुआ था जब उसे पता चला कि आप बरी हो गई हैं। और कुछ कह रहा था? अरे कह तो बहुत कुछ रहा था। पूछ रहा था, क्या तुम गीतांजलि से शादी करोगे? तो आपने क्या जवाब दिया? जवाब क्या देना था भैया, मैंने कहा, अम्मा हटो, हु विल मैरी ए टेररिस्ट। तो क्या मैं आपको टेररिस्ट लगती हूँ? हाँ, थोड़ी थोड़ी तो लगती हो। क्या हुआ, तुम तो अफरोज का गैंग शामिल करना चाहती थी। जिस तरह से तुम मुझे अकेला छोड़ गए थे, मेरे पास उसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था उस समय। नहीं, वह तो तुमने काफी होशियारी से काम लिया, इसलिए तो आकाश तुम्हारी मुझसे सिफारिश कर रहा था, बेचारी टूट जाएगी, उससे शादी कर लो। पर कैसे मैं जानबूझकर कुएं में कूद सकता हूँ? सही कह रहे हो मिस्टर धीरज, लेकिन ऐसा किसने लिखा भैया को? गीतांजलि लाखों में से एक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मैंने उसे भूटान एयरपोर्ट पर देखा था तभी से उसे चाहने लगा। तो मैंने तो पहली बार उसके लिए शायरी भी की थी। ये सब बातें किसने लिखी थी? एक उम्र गुजरी, सहारा सा मिला है, लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तू गीतांजलि के मम्मी पापा से हमारी शादी की बात कर ले, मेरी तरफ से
यस है। धीरज की निगाह तुरंत अपने मोबाइल की तरफ गई जो वह वॉशरूम जाते हुए वहीं छोड़ गया था। धीरज थोड़ा झपते हुए बोला, देखिए गीतांजलि जी, किसी का मोबाइल देखना अच्छी बात नहीं होती। मैं धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। प्लीज एक और वो शायरी तो सुना दीजिए जो आपने मेरे लिए बोली थी। सुनाता हूँ। इससे पहले आप यह बताइए कि क्या आपकी तरफ से भी हाँ है? बिल्कुल नहीं। इस गलतफहमी में कभी मत रहना। अरे अरे, तो जल्दी चलो। तुम्हारे मम्मी पापा इस समय मेरे मम्मी डैडी से तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे हैं। वॉशरूम आते हुए मैंने उनकी बातें सुनी थी। धीरज चलने को हुआ तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। रहने दो, उन्होंने मुझसे पूछने के बाद ही यह कदम उठाया है। धीरज ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा तो मैं एकदम से शर्मा गई। प्लीज वह शायरी सुना दो ना। अब तो जीवन भर तुम्हें अपनी शायरी ही सुनानी है। बस इतना ही कहना है गीतांजलि। तू मिल गई जैसे मुझे मेरी जिंदगी में बहार है। तेरा हाथ हाथ में होकर तो सफर ही असले हयात है। बस इसके बाद दोनों के मम्मी पापा ने धूमधाम से हमारा विवाह करा दिया। बड़े उतार चढ़ाव आए तुम्हारी और धीरज शाह की शादी में, पर अंत में सब कुछ ठीक हो गया। उधर बॉबी के रोने की आवाज आई। चलो ठीक समय पर जाग गया है गीतांजलि। कहानी लिखने पढ़ने का शौक हम दोनों को बचपन से था, लेकिन जीवन की भागदौड़ में सब पीछे रह गया। अब जब बच्चे बड़े हुए, सक्षम हुए, तो उनके और अपनों के प्रोत्साहन पर हमने अपनी सेकंड इनिंग में फिर से लिखना प्रारंभ किया है। यह कहानियाँ जो हम आपको भेज रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो उन्हें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और अधिक प्रोत्साहित होकर आपका मनोरंजन कर सकें।